एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 5 ऑक्साइड्स। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इज N2O3, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज N2O4, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज N2O5। तो इसका मतलब इसमें वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना कितना आ गया, एक नाइट्रोजन का 14, दो का 28, एक का 14, दो का 28, दो का 28, दो का 28। तो ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया, वेट ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16, तीन का 48, चार का 64, 5 का कितना आ गया 80। तो इसका मतलब किसी एक का वेट तो फिक्स करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूं कि फिक्स्ड वेट कर देता हूं नाइट्रोजन का। अब दोनों में से किसी एक का वेट फिक्स कर सकते हो। इसको 14 कर दे सारा, या सारा 28 कर दें, इसको सारा 16 कर दें, ये आपकी चॉइस है। 16 करोगे तो इसको 3 से डिवाइड कर देना, इसको 16 करोगे तो इसको भी 4 से डिवाइड कर देना। तो आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी एक को फिक्स करना है। तो यहाँ पे सारे 28 है तो इसको भी 28 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका वेट मैं 28 फिक्स करने लगा हूं। तो फिक्स वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो उसके बाद क्या आ गया, वेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो जब मैंने नाइट्रोजन का वेट फिक्स किया तो ऑक्सीजन का वेट अभी 28 हो गया ना, ये वाला भी, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया 16, 2 से मल्टीप्लाई करके 32, ये तो ऑलरेडी 28 ही था, ये भी 28 ही था, ये भी 28 ही था। तो इसका मतलब अब लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बना, अगर मैंने नाइट्रोजन का वेट कितना फिक्स किया 28, तो इसका मतलब रेशियो बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28 इज कितना आया 16, 32, 48, 64, 80, 1:2:3:4:5। इसका मतलब ये लॉ क्या बन गया, इट इज अकॉर्डिंग टू द हो गया ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन सेज कि अगर किसी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करो और उसके एक से ज्यादा ऑक्साइड्स बन जाए, यहां पे 5 ऑक्साइड्स बने थे, किसी एक एलिमेंट के वेट को फिक्स करो और दूसरे एलिमेंट्स की वेट की रेशियो देखो, अगर वो सिंपल आ गई तो लॉ मल्टीपल क्वेश्चन का बनेगा, अगर वो सिंपल नहीं आई तो लॉ मल्टीपल क्वेश्चन का नहीं होगा। तो इसका मतलब आपने करो, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो मल्टीपल क्वेश्चन का मोस्ट कंपल्सरी क्वेश्चन यही होता है पेपर में। यहां तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो यहां बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यही बनता है। गॉट इट। तो नेक्स्ट करें फिर। तो हमारे पास लॉज में मल्टीपल क्वेश्चन हो गया। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले था आपके पास डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। उससे पहले क्या था, उससे पहले था आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हर लॉ में अपनी अपनी मॉडिफिकेशन या लिमिटेशन आई। पहले लॉ की लिमिटेशन क्या थी कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था, उसमें मॉडिफिकेशन करी। डेफिनेट में क्या आया, उसमें आइसोटोप्स और आइसोमर्स में प्रॉब्लम आई। अब इसमें भी थोड़ी सी देखें लिमिटेशन, एक तो है इसकी लिमिटेशन, पता है किसमें आएगी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, देयर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं एल्केन्स ले लूं, एक एल्केन्स है मेरे पास CnH2n+2, कोई एल्केन्स बोलो, C2H6 ले लें, फिर C3H8 ले लें, फिर C4H10 ले लें, क्या बन गया इथेन, ये क्या बन गया प्रोपेन, ये क्या बन गया ब्यूटेन। तो इसका मतलब इसमें देखो कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन।
कार्बन का कितना वेट है 14 टू 28, हाइड्रोजन कितना आ गया 6 हो गया। इसमें कार्बन कितना है, कार्बन का वेट कितना आ गया 12 टू 24, 36 और हाइड्रोजन कितना आ गया 8। इसमें कार्बन कितना आ गया 48 और हाइड्रोजन कितना आ गया 10। तो इसका मतलब किसी एक का वेट मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। सपोज मैं सबका वेट यहाँ पे क्या करता हूँ 1 फिक्स कर देता हूँ। तो इसका मतलब अगर ये 6 है तो ये 24 है, 1 पार्ट के लिए कितना आएगा कार्बन 24/6 4 हो गया। 8 पार्ट्स के लिए 36 है, 1 पार्ट के लिए कितना आएगा 36/8 4.4 हो गया। 10 पार्ट्स के लिए 48 है, 1 पार्ट के लिए कितना आ गया दिस इज 48/10 4.8 हो गया। अब ध्यान से चेक करो कि फॉर फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 पार्ट, रेशियो बाय वेट ऑफ कार्बन इज, क्या ये रेशियो सिंपल आ रही है, नहीं ये तो सिंपल रेशियो है ही नहीं। तो रेशियो बाय वेट अगर सिंपल नहीं आए तो इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केसेस में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रेशियो बाय वेट ऑफ कार्बन फिक्स रेशियो, सिंपल रेशियो नहीं आ रही, फिक्स्ड वेट करने के बाद ये सिंपल रेशियो नहीं आई, इसका मतलब दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉट इट। तो किसी एक एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के लिए दूसरे एलिमेंट की बाई वेट रेशियो क्या आनी चाहिए थी, सिंपल आनी चाहिए थी। तो यहां पे मैंने किसका वेट फिक्स किया है, हाइड्रोजन का कितने पार्ट फिक्स किया है 1 पार्ट। तो 1 पार्ट के लिए 24/6 36/8 48/10। तो ये रेशियो मैंने दी, ये सिंपल रेशियो में नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हमने शो करे हैं। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा इसका। तो अब इसके बाद ना ये 3 लॉज तो आपके पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में ही चलेगा सारा कंसेप्ट। तो एक लॉ ना आपके पास अब नेक्स्ट पता क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये थोड़ा सा ना ध्यान से समझने वाला लॉ है। सिलेबस में ऐसे एनसीईआरटी में मेंशन है, इट इज नॉट इंक्लूडिंग द सिलेबस। सिर्फ अगर आया भी ना तो आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो डेफिनेशन क्या आ रही है, ध्यान से पढ़ना इसको। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन separately, when 2 elements combine separately with fixed weight of third element, when 2 elements combine separately with fixed weight of third element to form different compounds, when 2 elements combine separately with fixed weight of third elements to form different compounds, the ratio by weight of the 2 elements, ratio by weight of the 2 elements for fixed weight of third element, थोड़ी सी डेफिनेशन लेंथी चलेगी। Ratio by weight of the 2 elements for fixed weight of third element is either same or is in simple ratio when the two elements combine with each other। अब देखो डेफिनेशन मैंने लिख दी, समझाना पड़ेगा, तोड़ के पढ़ना इसको। When 2 elements combine separately with fixed weight of third element, इसका मतलब मेरे को एक टाइम पे कितने 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। 2 एलिमेंट्स ने किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया सेपरेटली,
और जिसके साथ कंबाइन किया उसका वेट क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने ऑक्सीजन का वेट यहां पे फिक्स दे दिया। तो इसने अपना कंपाउंड बनाया, इसने अपना कंपाउंड बनाया। और देखो समझ लग रही है, when two elements combine separately with fixed weight of third element to form different compounds। अब रेशियो बाय वेट, अब इसके कंपाउंड्स बन गए। क्या लिखा है इस कंपाउंड्स में, कितना वेट है कार्बन का, तो 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन कंबाइन विद कितना, 16 टू ज़ा 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कितना आ गया, 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर कंबाइन विद, ये भी दोनों सेम है ना, 16 टू ज़ा 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब मेरे को किसी एक का तो फिक्स करना ही पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का कितना वेट फिक्स हुआ है यहां पे, 32 ग्राम्स या 32 पार्ट्स। तो इसका मतलब जब दो एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका वेट हमने फिक्स कर लिया, तो इन दो एलिमेंट्स की इसके फिक्स्ड वेट के साथ आप रेशियो देखो क्या आई। तो मैं किसकी रेशियो लेने लगा हूं, रेशियो बाय वेट ऑफ कार्बन एंड सल्फर। कार्बन और सल्फर की रेशियो देखो कितनी आएगी। जब मैंने ऑक्सीजन का वेट कितना लिया है 32, तो 32 के लिए कितना कार्बन है, 32 के लिए कितना सल्फर है, वो रेशियो कितनी आई है 12, ये कितनी आई है 32, तो ये तो 3:8 आ गई। तो इसका मतलब जब दो एलिमेंट्स ने किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन किया, तो उन दो एलिमेंट्स की उस फिक्स्ड एलिमेंट के वेट के साथ रेशियो क्या आएगी, आपको वो रेशियो लेनी थी। तो आपको किसकी रेशियो लेनी थी, कार्बन और सल्फर की रेशियो लेनी थी। जब ऑक्सीजन का वेट क्या था 32 जब ऑक्सीजन फिक्स किया तो उसके सामने कितना कार्बन है और कितना सल्फर है, वो दोनों आप रेशियो में लेके आओ, तो 3:8 की रेशियो आ गई। तो आपने कार्बन और सल्फर की रेशियो एक बार ली जब वो उसका ऑक्सीजन का वेट कितना किया था हमने फिक्स। अब एक बार फिर जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तब ये रेशियो फिर उठाओ। तो थर्ड केस में क्या करोगे, जब इन्होंने आपस से रिएक्ट किया तो क्या बना, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन और सल्फर किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं यहां पे, तो 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद कितना, रिएक्ट विद 32 इंटू 2 64 पार्ट्स ऑफ सल्फर। तो कार्बन और सल्फर की रेशियो पहले भी ली थी, वो कब ली थी, जब ऑक्सीजन का वेट क्या था फिक्स। अब फिर लो कार्बन और सल्फर की रेशियो, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये 12:64, ये 3:16 आई। तो आपको इन दो रेशियोज को कंपेयर करना है। ये दो रेशियोज क्या आई आपके पास, रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर इन बोथ केसेस इज, पहली रेशियो में क्या आई है 3:8, दूसरी में क्या आई है 3:16। ये 1:1 और 1:2, इसको आप 2:1 लिख सकते हो। तो अब देखो ध्यान से, पूरा आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। When two elements combine separately with fixed weight of third element to form two different compounds. Two elements combine separately with fixed weight of third element to form two different compounds. Ratio by weight of the two elements. Ratio by weight of two elements. For fixed weight of third element. For fixed weight of third element. ये ratio होगी. Is either same. यहां पे 3:8 है। यही रेशियो आपने जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया वो भी निकालो, हो सकता है ये 3:8 ही आती है, हो सकता है ये रेशियो कई कंपाउंड्स में ऐसे होगा जब ये ट्राइंगल बनेगा तो ये दोनों रेशियो सेम आ जाएंगे। अगर ये सेम आ जाए तो लॉ एप्लीकेबल है, अगर ये सेम नहीं आए तो एटलीस्ट एक सिंपल रेशियो में आनी जरूरी है, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा। गेट योर पॉइंट। तो एक बार पढ़ के देखो इसको। When two elements combine separately with fixed weight of third element to form different compounds. When two elements combine separately with fixed weight of third element to form different compounds, ratio by weight of the two elements for fixed weight of third element is either same or is in a simple ratio when two elements they combine with each other. तो ये आपके पास reciprocal proportions का ये concept था। Getting the point?
तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की आपको डेफिनेशन और एग्जांपल तक ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं। दो एलिमेंट्स ने कंबाइन किया किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ, कंपाउंड्स बनाए, उन कंपाउंड्स में जब उसकी रेशियो फिक्स करी थर्ड एलिमेंट की, तो इन दो एलिमेंट्स की क्या रेशियो बाय वेट है वो निकाल लो। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो उसकी क्या रेशियो वेट है वो निकाल लो। कंपेयर करो दोनों रेशियोज को, दोनों रेशियोज को कंपेयर करो, हो सकता है दोनों रेशियोज क्या आ जाएं, सेम आ जाए। अगर सेम ना आएंगे तो क्या बन जाएगी, एक सिंपल मल्टीपल बनेगी। अगर इसकी वर्डिंग को ध्यान से देखते हुए इसको रिलेट करोगे तो बड़ा सिंपल लगेगा। लगती थोड़ी सी मुश्किल है बट ये है बड़ा सिंपल। गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये अपने पास फोर्थ लॉ हो गया। अब मैं इसको रब करते करते ना आपको तीन जो चार जो हमने करे हैं लॉज, उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला क्या करा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसका मतलब क्या था कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में मैटर क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। मगर न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास के बराबर नहीं आ रहा, दोनों के मास में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट। वो डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, जितना मास कम हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो मास भी कंजर्व नहीं है, एनर्जी भी कंजर्व नहीं है, बट सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज कंजर्व। तो पहला हमारे पास लॉ एक्सप्लेन हो गया। दूसरा क्या था, डेफिनेट प्रोपोर्शन था कि कंपाउंड में एलिमेंट्स की बाई वेट रेशियो क्या होगी, सेम होगी। बट ये आइसोटोप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं था, आइसोमर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं था। मल्टीपल में क्या था, दो एलिमेंट्स ने कंबाइन करके दो या तीन कंपाउंड्स बनाने हैं, किसी एक के वेट पे फिक्स करो, दूसरे एलिमेंट्स की बाई वेट रेशियो क्या आएगी, सिंपल आएगी। ये किसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने चेक किया कि जब हाइड्रोजन के वेट को मैंने फिक्स किया तो कार्बन की बाई वेट रेशियो सेम नहीं आई। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, इसकी सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब चार लॉज तो आपने एक्सप्लेन कर दिए जिसमें बाई वेट था हमारा सारा कंसेप्ट। फिफ्थ लॉ आएगा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या इसे बोलते हो गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो इससे फर्क पता क्या है, ये लॉ गैसेस के लिए माना जाता है। तो गैसेस के हम वेट नहीं नोट करते, गैसेस में हम उसका वॉल्यूम नोट करते हैं। तो इसकी कंसर्न क्या है कि जब भी गैसेस ने रिएक्ट करना है तो उन्होंने भी बाय सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम्स में रिएक्ट करना है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन दो पहले मैं, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, whenever gases react they do so in volumes which bear simple ratio to one another and to the products if they are gaseous in nature। वर्डिंग की तरफ जाओ ना थोड़ा सा, आप इसको देखो, एग्जांपल से रिलेट करो, वर्डिंग बड़ी सिंपल लगेगी। कोई एग्जांपल दो मेरे को इसका, कोई एग्जांपल देते हैं। सपोज हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस होती हैं, इससे बनता क्या है, HCl का वेपर्स बना दिए, वेपर्स को गैसेस लिख देते हैं, चलो है तो वेपर्स ही। इसमें इसके आगे क्या लगा है, 1 गैसेस है तो उसको वेट ना लिखो, वॉल्यूम लिखो। इन वॉल्यूम्स की जो रेशियो है ना वो चेक करो, तो रेशियो बाय वॉल्यूम क्या आया, इसका 1, इसका 1, इसका 2। तो गैसेस किस तरह से रिएक्ट करती हैं, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम्स। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल दें, N2 3H2 2NH3, ये क्या बनेगा, इसके आगे जो लगा है 1, इसके आगे क्या लगा है 3, इसके आगे क्या लगा है 2। तो इसमें रेशियो क्या आ गई वॉल्यूम्स की, तो रिएक्टेंट्स भी वॉल्यूम्स में है, प्रोडक्ट्स भी वॉल्यूम्स में है, तो रेशियो क्या आ गई 1:3:2। तो ये ना प्रॉब्लम पता कहां पे आती है कि आपको चेक करना है कि जो गैसेस हैं सिर्फ ये लॉ उसी के लिए एप्लीकेबल है, ये सॉलिड स्टेट में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अगर कोई चीज सॉलिड है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो। तो इसका मतलब इसमें 1 वॉल्यूम है, इसमें 1 वॉल्यूम है, इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं। तो जो रेशियो आएगी वॉल्यूम्स की वो किसकी आएगी, रेशियो तो मेरे पास किसकी आएगी, सिर्फ
रिएक्टेंट्स की आएगी, हो सकता है प्रोडक्ट्स की तरफ भी आ जाए, बट जो टर्म गैसियस है आपको उसी का वॉल्यूम लेना है, आपको दूसरे का वॉल्यूम नहीं लेना। सॉलिड स्टेट के लिए वॉल्यूम नोट नहीं किया जाता। तो ये लॉ बड़ी सिंपल फॉर्म में दिए जाते हैं कि गैसेस दे रिएक्ट इन, गैसेस ने रिएक्ट करना है हमारे पास वॉल्यूम्स में, और उस वॉल्यूम्स की रेशियो क्या होगी, सिंपल रेशियो। तो गैसेस रिएक्ट इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम्स, दिस इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो इसकी सिर्फ हमारे पास थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही आ रहा है। तो आपने 5 लॉज एक्सप्लेन करिए। तो बेसिकली रिकॉल करें इसको 5 मिनट में। तो रिकॉल क्या करना है, हमने करा क्या क्या है जल्दी से। हमने स्टार्ट किया लॉ क्या होता है और हाइपोथेसिस क्या होता है। स्टार्ट मैंने इससे किया था। जो स्टेटमेंट प्रूव हो गई वो क्या बन जाएगा लॉ, जो स्टेटमेंट प्रूव नहीं हुई वो तो क्या बनेगा हाइपोथेसिस। कितने लॉज आ गए, 1 2 3 4 5, कितने लॉज थे, कंजर्वेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेलुसेक्स लॉ। इसमें क्या था, लॉ ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। इसका मतलब मास इज कंजर्व। किसमें एप्लीकेबल नहीं था, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये एप्लीकेबल नहीं था। तो उसमें क्या डेफिनेशन आई, सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। दूसरा क्या था, डेफिनेट प्रोपोर्शन, रिएक्टेंट्स जिसमें क्या था, एक कंपाउंड के एलिमेंट्स की बाई वेट रेशियो क्या होती है, सेम होती है। मगर ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, आइसोटोप्स के केस में एक ही कंपाउंड जब आइसोटोप डिफरेंट लिखा जाए तो रेशियो बाय वेट क्या होगी, डिफरेंट होगी। आइसोमर्स के केस में क्या था, आइसोमर्स के केस में क्या था, एक ही फॉर्मूला बट उसके कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट लिखे गए थे। तो इसका मतलब रेशियो एक है, कंपाउंड्स एक से ज्यादा थे। मल्टीपल में क्या था, मल्टीपल में क्या था कि 2 एलिमेंट से 3-4 कंपाउंड्स बनाओ, एक को फिक्स करो, बाकियों की वेट, दूसरे की वेट की रेशियो आएगी, एक सिंपल रेशियो आएगी। ये किसके एप्लीकेबल नहीं है, ये जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए तो वहां पे ये एप्लीकेबल शो नहीं हो रहा। तो रेसिप्रोकल आपको एक्सप्लेन हो गया, गेलो से एक्सप्लेन हो गया। तो आपको ये 5 लॉज की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स के साथ रिलेट कर लो। हो सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाए, हो सकता है लिमिटेशंस आ जाए। पहले में क्या आएगा, मॉडिफाइड डेफिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे में क्या आएगा, लिमिटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ डेफिनेशन ही आ सकती है इसकी भी डेफिनेशन आएगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ आपको ना लॉज ही एक्सप्लेन करे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके न्यूमेरिकल्स और इसके आगे एप्लीकेशन, ये लॉज से हमने करा क्या, जो लॉज मैंने एक्सप्लेन करे इसको आगे हमने कहां यूज करना है, तो थोड़ा सा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देख लेना आप लोग। तो जो क्वेरी होगी वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो एनी डाउट्स और क्वेरी दैट विल बी वेलकम। तो कोशिश करो इसको आप नोट भी कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो। तो नोट्स बना के आपको थोड़ा सा ना इजी हो जाएगा। तो बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, ये हमने बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो किया हुआ है इसको, ठीक है। तो आई होप आपका पर्पस इससे सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कल फिर इसमें अपलोड करते हैं, ठीक है। ओके।